नमस्कार दोस्तों। मैं आपको राजस्थान पुलिस की जो 25 दिन बाद में एग्जाम होने वाली है उसके दो टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहला कैलेंडर और दूसरा घड़ी। तो ये जो दो टॉपिक है, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई भी सवाल आता है तो हो सकता है आपने पहले से पढ़ रखा हो, रिवीजन भी कर रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि ये दो टॉपिक अगर है और इसमें से कोई सवाल आपने अगर गलत कर दिया तो आप कंपटीशन एग्जाम से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भाई कोई सवाल गलत होना नहीं चाहिए। और अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी सवाल लेवल का पूछ लिया और टफ सवाल अगर पूछा जाता है, तो अगर आप ये क्लासें पूरी देख लेंगे तो मैं दावा करता हूँ आप एक या दो क्वेश्चन बाकी सारे अभ्यर्थियों से आगे हो जाएंगे और यही एक दो नंबर आपको सिलेक्शन दिलाने में मददगार साबित होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ही कम बचा है। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा कैलेंडर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि कैलेंडर होता क्या है। तो कैलेंडर जो है, आप सब जानते हैं कि एक साल में जितनी भी डेट होती है और जितने भी वार होते हैं उनका जो लेखा जोखा होता है वो हमें कैलेंडर के माध्यम से मिलता है। तो आप जानते हैं कि भाई एक साल में या तो दिन होंगे 365 या फिर दिन होंगे 366। भाई ये दोनों टॉपिक मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। एग्जाम में जो पूछा जाएगा केवल उसी चीज पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद में दोबारा से मैं ये टॉपिक आपके यूट्यूब पे डाल दूंगा, जहां पे लगभग 3 से 4 घंटे का समय रहेगा और पूरा कि भाई 365 दिन क्यों होते हैं, 366 दिन क्यों होते हैं, वो पूरी चीजें आपको वहां पे बताई जाएगी। तो फिलहाल केवल और केवल ये दो टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम है उसको फोकस करते हुए पढ़ा रहा हूँ। बाकी अभ्यर्थी इसको ना पढ़े, केवल राजस्थान पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं वही इस टॉपिक को पढ़े। ठीक, तो भाई एक तो वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होते हैं, उसको तो अपन साधारण वर्ष कहते हैं या फिर इसको एलीफ वर्ष कहते हैं, सब जानते हैं। और जो 366 का होता है उसमें एक दिन अधिक होने के कारण से इसको कई बार अधिवर्ष कह दिया जाता है और कई बार इसको लीप वर्ष भी कह दिया जाता है। अब आपको कोई भी सन दे दी जाए और कहा जाए कि वो लीप है या एलिप, तो आप सब जानते हैं, मुझे पता है, आप 4 का भाग दे देंगे और 4 का भाग अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है। जैसे एक दो उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए 1904 है, 1996 है, मान लीजिए 1564 है, ये सारे लीप वर्ष है। आप सब जानते हैं कि इनमें 4 का भाग जाता है। तो 4 का भाग भी आपको पूरी संख्या में नहीं देना है। ध्यान रखिए, आपको टाइम की बचत करते हुए केवल लास्ट के जो 2 अंक है उसमें 4 का भाग दे के देख लेना है। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। साथ ही आप एक चीज का ये भी ध्यान रखना कि अगर किसी वर्ष के अंत में डबल जीरो हो, जैसे सन 900 है या सन मान लीजिए 1700 है या सन 1500 है, तो इसमें भाई आपको 4 की बजाय 400 का भाग देना है। लास्ट में डबल जीरो वाली कोई भी सन दी गई हो तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना 4 की बजाय कितने का भाग देना है, 400 का। 900 में 400 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता पूरा पूरा। तो ये कौन सा हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा भाई। और ये जो है 1700, इसमें भी 400 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 1500 में जाता है क्या? नहीं जाता। तो ये जो तीनों है, सन 900, 1700 और 1500, ये तीनों के तीनों कौन से हो जाएंगे? साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो एलिप और लीप का पता करना तो आप सीख जाएंगे। अब मान लीजिए कोई सी शताब्दी है जिसके अंत में डबल जीरो है और उसमें 400 का भाग जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे लीप शताब्दी वर्ष। आप चाहें तो स्पीड को थोड़ा बढ़ा के भी देख सकते हैं, आपके टाइम कम से कम कंज्यूम होना चाहिए। तो आप यूट्यूब पे ये सुविधा है, आप स्पीड को 1.5 गुना कर लें या 2 गुना भी कर सकते हैं या 1.25 गुना कर लीजिए। लेकिन ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना। हो सकता है यहाँ से जो सवाल आए और आपके नहीं पढ़ने के कारण से गलत हो जाए और आपको धोखा रह जाए। इसलिए भाई मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, पूरी क्लास पढ़ के जाना एग्जाम से पहले। आपका अगर यहाँ से पढ़ लिया तो कोई भी सवाल गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब भाई आपने ये तो पता कर लिया कि लीप या एलीप कैसे जानते हैं अपन। तो
अब मैं पूछता हूँ कि भाई एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, तो सब जानते हैं 100 वर्ष होते हैं। और यहीं से एक सवाल बना लिया जाए कि भाई एक शताब्दी में मतलब 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, मतलब कितनी बार लीप वर्ष आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप सब जानते हैं कि भाई 100 का भाग 100 में 4 का भाग कितनी बार गया, 25 बार गया। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई 25 लीप वर्ष हो जाएंगे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि 100 वर्ष का मतलब हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक के जो वर्ष है। अब यहाँ पे जो 100वां वर्ष है उसमें क्या 4 का भाग देंगे या 400 का देंगे। तो हम यहाँ पे इसमें 400 का भाग देंगे। तो 100 में 400 का भाग नहीं जा रहा है, जबकि इधर वाले जो है 1 से लेके 99 तक उनके अंत में डबल जीरो नहीं है, इस कारण से अपन 4 का भाग देंगे। तो इनमें तो 4 का भाग जाएगा कितनी बार, 24 बार। और इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है, इस कारण से यहाँ पे 25 लीप वर्ष नहीं होंगे और केवल कितने होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे। आप शायद जानते होंगे ये चीज भी पहले से, अगर नहीं जानते तो अब ध्यान रखना। कोई पूछ ले कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 100 में 4 का भाग नहीं देना है, क्योंकि 100 में तो 400 का भाग देके देखना है हमें, केवल 1 से लेके 99 तक। तो इसलिए 99 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया, पूरा पूरा 24 बार गया। इस कारण से 24 ही लीप वर्ष होंगे, 25 नहीं होंगे, ध्यान रखना। 25 अगर कब होते, जब यहाँ पे 100 की जगह 400 होता। भाई 301 से लेके आपको 400 तक पूछ लिया जाता। जैसे एक सवाल देखिए कि वर्ष 301 से 400 तक कुल कितने लीप वर्ष हैं, या लीप वर्ष थे या हैं। ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं कि भाई 301 से लेके 400 तक कुल 100 वर्ष हो गए, एक शताब्दी पूरी हो गई। और उस एक शताब्दी में 100 वर्ष पूरे पूरे हैं, और 100 वर्षों में अपन 4 का भाग देके देखेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो यहाँ पे सन 400 होने के कारण से उसमें 400 का भाग एक बार चला जाएगा। तो 301 से 399 तक 99 वर्षों में तो 24 बार चला गया 4 का भाग। और सन जो 400 है उसमें 100 का भाग, सॉरी 400 का भाग चला जाएगा। इस कारण से 24 तो वो और एक ये 25 बार, तो 25 लीप साल हो जाएंगे। अब जल्दी से मैं लिख देता हूँ कि भाई आपको 100 वर्षों में पूछ लिया जाए, 200 में, 300 में या 400 वर्षों में पूछ लिया जाए तो सवाल कैसे सोल्व करना है। तो शुरू के 100 वर्षों में एक सवाल है कि 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष है। तो आप सब जानते हैं कितने हुए भाई, 24। तो इधर लिख देता हूं 24। अब यही सवाल आ जाए 200 वर्षों के लिए कि भाई 200 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष है। तो 24 तो हो जाएंगे 1 से लेके 100 तक, और 24 हो जाएंगे 101 से लेके 200 तक। क्योंकि 100 में भी 4 का भाग नहीं देके 400 का भाग देके चेक करना है। 400 का भाग 100 में भी नहीं जा रहा, 400 का भाग 200 में भी नहीं जा रहा। तो 24 तो हो गए शुरू के 100 में, 24 हो गए अगले 100 में, तो 24 और 24 हो गए 48, बिल्कुल सही। अगला सवाल पूछ लिया जाए कि 300 में कितना होगा। तो 24 शुरू के 100 में, 24 201 101 से 200 तक, और 24 हो जाएंगे 201 से 300 तक, तो कितने हो गए 72। अगला सवाल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, हो सकता है कि अगर लीप का कोई सवाल पूछा जाए तो यही पूछ लिया जाए। तो शुरू के 100 में 24, उसके बाद में बताइए कितने, 101 से 200 तक 24, 201 से 300 तक 24, 301 से 400 तक 24 प्लस 1, क्योंकि सन 400 जो है उसमें 4 का भाग 400 का भाग चला जाएगा। इस कारण से इसमें 25 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, वैसे 24 चौके 96, तो ये प्लस 1 ये 97। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब मैं आपको बताता हूं शेष दिन या ओड डेज।
आगे का जो कैलेंडर है वो इस पे डिपेंड रहेगा शेष दिन क्या होते हैं। तो भाई मान लीजिए मैं कहूँ आपके पास में एग्जाम से केवल और केवल 25 दिन बचे हैं, भाई आपकी एग्जाम होने में केवल 25 दिन बचे हैं, तो आप इसको सप्ताह में कन्वर्ट करके बताओ। तो आप 25 में भाग देंगे 7 का, 7 का भाग 3 बार चला जाएगा, 7 तिये 21, और कितने दिन बच जाएंगे? 4 दिन भाई, 7 तिये 21 और 4 दिन शेष बच जाएंगे। तो 3 तो हो जाएंगे सप्ताह है, और शेष कितने? 4 दिन शेष बच जाएंगे। तो ये जो सप्ताह बनने के बाद में जितने दिन बच जाते हैं उसी को हम शेष दिन कहते हैं। समझ में आ गया होगा ओड डेज या शेष दिन क्या होते हैं। तो अपने पास में जितने भी दिन हैं उनका सप्ताह बनाने के बाद में जितने दिन शेष बच जाते हैं। भाई मान लीजिए आपके पास में 10 किताबें हैं और मैं कहूँ कि भाई 4-4 का सेट बना दो, तो आप 4-4 के 2 सेट बना दोगे और 2 किताबें बच जाएगी। तो जो बच जाए उसको आप कहेंगे कि शेष है। ऐसा ही कैलेंडर में है कि भाई सप्ताह बनाने के बाद में जितने दिन ऊपर बच जाते हैं, एक्स्ट्रा आपके पास में बच जाते हैं, वो शेष दिन कहलाते हैं। अब शेष दिन जो है उससे अपन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। कैसे? मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं जो शायद आपने नहीं पढ़ी है। मैं फिर से कह रहा हूं, शायद किसी टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो कई बार बैंक की एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है राजस्थान पुलिस में भी पूछ लिया जाए। मैंने खुद ने जब कंपटीशन एग्जाम दी थी बैंकिंग की, उस टाइम यहाँ से सवाल पूछा गया था, इसलिए आपको ये मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, आपको एक सवाल पूछ लिया जा सकता है कि कोई भी शताब्दी है और उस शताब्दी के अंत में कौन सा वार है। एक सवाल तो ये बनता है, और दूसरा ये बन सकता है कि कोई भी शताब्दी है उसके शुरुआत में कौन सा वार है, मतलब प्रथम दिन का वार। ये 2 सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि भाई नोकिया का एक मोबाइल चला करता था पहले, नोकिया 5310, काफी अच्छा मोबाइल हुआ करता था, लेकिन अब उसका अंत हो चुका है। ठीक है, तो नोकिया 5310 का अंत हो चुका है, तो वैसे ही उसी फोन की ट्रिक आपको यूज करनी है, नोकिया 5310। बस इतना तो याद रह जाएगा एग्जाम में कि भाई शताब्दी का अंतिम दिन का वार ज्ञात करना है तो क्या करना है, नोकिया 5310 को यूज करना है, सबकी याद रह जाएगा। अब ये जो 5, 3, 1 और 0 है ये शेष दिन है। ठीक है, ध्यान रखना, 5, 3, 1 और 0 है वो क्या है, शेष दिन है। और आप जानते हैं कि भाई आपकी कोचिंग में जो क्लास लगती है तो पहली क्लास कब लगती है, सोमवार को लगती है। दूसरी क्लास है वो मंगलवार को लगती है। इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6 जो क्लास है वो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लगती है। अब बताइए रविवार को अवकाश होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो रविवार को कोई क्लास लगती है क्या? नहीं लगती। तो कितनी क्लास? 0 क्लास। कब? रविवार को। मतलब अगर आपके ट्रिक में 5 आ रहा है तो 5 का मतलब 5वीं क्लास कब? शुक्रवार को। तो आप वार बताएंगे शुक्रवार। अगर आपकी ट्रिक में 3 आ रहा है इसका मतलब बुधवार। अगर आपकी ट्रिक में 1 आ रहा है इसका मतलब वो सोमवार को बता रहा है, और 0 आ रहा है इसका मतलब वो रविवार को बता रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि भाई जो प्रथम शताब्दी थी, मतलब पहली शताब्दी थी, उसका अंतिम दिन का वार क्या था? प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन का वार ज्ञात करना है आपको, तो आप नोकिया 5310 लिख लीजिए। अब यहां से स्टार्ट कर दीजिए, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी, फिर 5वीं कहाँ, तो वापिस यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 5वीं शताब्दी, 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ऐसे आपको आगे से आगे चलते रहना है। आपको चाहिए प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन का वार, तो प्रथम पे क्या आया? 5। 5 का मतलब क्या हो जाएगा? शुक्रवार। आप बिना सोचे समझे आंसर लिख देना, प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन का वार क्या था? शुक्रवार था। अगर पूछ लिए
कि सेकंड शताब्दी का अंतिम दिन का वार क्या था, तो बताइए कितना। एक पे आया 5, दूसरी शताब्दी पे क्या आया 3, 3 का मतलब क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। आंसर रहेगा आपका बुधवार। सवाल पूछ लिया जाए कि थर्ड शताब्दी का क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। एक एक पे क्या आया, सोमवार। पूछ लिया जाए कि भाई चौथी शताब्दी का अंतिम दिन का वार क्या होगा, तो क्या आया, जीरो। जीरो का मतलब रविवार, बिल्कुल सही। अब पूछ लिया जाए कि भाई पांचवी शताब्दी का अंतिम दिन का वार क्या होगा, तो वापिस यहीं पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4, फिर पांचवा यहीं से स्टार्ट, 5 पे आया शुक्रवार। फिर पूछ लिया जाए छठवीं शताब्दी का अंतिम दिन का वार क्या है, तो 3, 3 पे आया बुधवार। फिर सातवीं पे सोमवार, आठवीं पे रविवार, फिर नवीं पे शुक्रवार, फिर 10वीं पे बुधवार, फिर 11वीं शताब्दी का अंतिम दिन का वार सोमवार, 12वीं शताब्दी का अंतिम दिन का वार रविवार। अब मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 41वीं शताब्दी का अंतिम दिन का वार क्या होगा, तो आप ध्यान रखिए कि 4 के बाद में रिपीट हो रहा है ना, 1 2 3 4 के बाद में वापिस रिपीट हो रहा है, तो ऐसे ही 4 के बाद में रिपीटेशन होगा, 8 के बाद में होगा, 12 के बाद में होगा। तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40, इसके बाद में रिपीट होगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई अपन डायरेक्टली 4 का भाग देके देख लेंगे, या 4 का पहाड़ा बोल के देख लेंगे। 4 के पहाड़े में जो आ रहा है उसको तो छोड़ देंगे, फिर वापिस स्टार्ट आगे से कर देंगे। तो जैसे 4 का पहाड़ा 10 बार बोला तो 40, 40 को तो छोड़ दो। आपको चाहिए 41वीं शताब्दी का, तो 40 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 41 वापिस कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से। 5 पे क्या आएगा, शुक्रवार। तो 41वीं शताब्दी का अंतिम दिन का वार हो जाएगा शुक्रवार। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि भाई 82वीं शताब्दी का अंतिम दिन का वार क्या होगा, तो 4 8 12 ऐसे छोड़ते हुए 80 में 4 का भाग चला जाता है, तो 80 को तो छोड़ देंगे। 81 पे आएगा 5, 82 पे क्या आएगा 3, 3 का मतलब बुधवार। ठीक, तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन का वार तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब भाई यहाँ से सवाल पूछने का तरीका बदल सकता है, कैसे। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा वार ऐसा है जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन का वार नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा वार ऐसा है जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन का वार नहीं हो सकता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन का वार। तो हमें पता है नोकिया 5310 वाले होंगे, इसके अलावा जो भी ऑप्शन में आ जाएगा वो नहीं होगा। तो 5310 में कौन कौन है, शुक्रवार है, बुधवार है, सोमवार है और रविवार है। बाकी के जो बच गए शनिवार, गुरुवार और मंगलवार, ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन का वार नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए में आ जाए जैसे सोमवार, बी में आ जाए मंगलवार, सी में आए बुधवार और डी में आ जाए रविवार। ठीक, तो आपको पता है 5310 में देख लो, सिंपल, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, रविवार 0। 5310 में देखो 1 है क्या, सूत्र में बिल्कुल है। 2 है क्या, सूत्र में नहीं है, इसका मतलब यही नहीं हो सकता मंगलवार। 3 है क्या, सूत्र में बिल्कुल है। 0 है क्या, सूत्र में बिल्कुल है। तो आपको सवाल चाहे कैसा भी पूछ ले, शताब्दी के अंतिम दिन से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछे, केवल और केवल आपको इतना ध्यान रखना है, नोकिया 5310। अब भाई इसी नोकिया 5310 ट्रिक से अपन किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन का वार भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे। मैं आपको एक सवाल पहले पूछता हूं, मैं कहूं कि आज आज 17वीं शताब्दी का अंत होने वाला है, मतलब मैं कहूं कि भाई आज 17वीं शताब्दी खत्म हो रही है, तो कल मतलब नेक्स्ट डे कौन सी शताब्दी शुरू होगी, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल 18वीं होगी। भाई आज अगर 17वीं शताब्दी खत्म हो रही है, इसका मतलब कल 18वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। तो आपको जिस भी शताब्दी का शुरुआत का दिन पूछे, उससे एक पहले वाली शताब्दी का अंतिम दिन का वार ज्ञात कर लो, उससे अगला जो वार होगा वो उस शताब्दी का प्रथम दिन का वार हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं,
मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि 5वीं शताब्दी का प्रथम दिन का वार क्या था। 5वीं शताब्दी का प्रथम दिन का वार ज्ञात करना है तो आप पहले चौथी शताब्दी का अंतिम दिन का वार ज्ञात कर लीजिए। तो चौथी शताब्दी 1 2 3 4 क्या आया 0, 0 पे क्या होगा रविवार। तो चौथी शताब्दी का अंतिम दिन का वार आया रविवार। अब आप एक बार देखिए कि आज अगर मान लीजिए चौथी शताब्दी है और आज चौथी शताब्दी का अंतिम दिन है मतलब रविवार है, तो कल मतलब टुमारो क्या होगा सोमवार होगा भाई। रविवार के जस्ट बाद में क्या होगा सोमवार होगा। और आज चौथी शताब्दी का अंतिम दिन का वार है तो कल 5वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। तो चौथी शताब्दी का जो अंतिम होगा उससे जस्ट अगला है वो 5वीं शताब्दी का प्रथम दिन का वार होगा। तो रविवार को चौथी शताब्दी खत्म हुई तो इसका मतलब सोमवार को 5वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। आया समझ में? तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो वो ये ट्रिक याद रख लेना 1642। क्या याद रखना है 1642। और ये याद नहीं रखनी है तो केवल 53 याद रख लो। नोकिया 53 से हो जाएगा काम आपका। ठीक है 1642 से भी कर सकते हैं। जैसे 5वीं का पूछा था ना अभी, तो 1 2 3 4 5 पे आया, एक एक का मतलब सोमवार, देख लो सोमवार आ रहा है। ठीक है जैसे आपको पूछा जाए कि भाई अभी 21वीं शताब्दी जो है उसका प्रथम दिन का वार क्या था, तो आप जानते हैं 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20, 20 पे यहाँ 21 पे क्या आया सोमवार। इसका मतलब 21वीं शताब्दी का शुरुआती जो दिन है वो सोमवार था। आप इससे भी कर सकते हैं। कैसे? आप ये याद मत रखना क्योंकि अभी के लिए भाई 25 दिन बाद में एग्जाम है, केवल नोकिया 53 याद रख लेना भाई और इसी से कर लेना। जैसे पूछा जाए कि 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन का वार क्या है, तो पहले आप 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन का वार ज्ञात कर लीजिए। 20वीं पे क्या आएगा तो 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20, 20 पे आया 0, 0 का मतलब रविवार। तो 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन का वार था रविवार, तो 21वीं का क्या हो जाएगा सोमवार। बस हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। अब हम पढ़ेंगे कि शेष दिन से अदर वार ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए आज की तारीख का वार दिया हुआ है और किसी अन्य तारीख का वार पूछ लिया जाए तो शेष दिनों की मदद से वो वार कैसे ज्ञात किए जाते हैं, तो चेक करते हैं। देखो एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। ऐसा लिखा हुआ हो कि 5 जनवरी 1995 को यदि रविवार था तो 25 फरवरी 1995 को क्या वार था। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है, शायद आपको आता होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए, अगर आता है तो वीडियो को 10 या 15 मिनट आगे खिसका के फिर वहां से देख लेना भी। तो 5 जनवरी 1995 को रविवार था। ठीक है मान लिया जी। एक चीज तो यहाँ ध्यान रखना कि सवाल में लिखा हुआ है ना उसको आपको मानना है। लिखा हुआ होगा यदि 5 जनवरी 1995 को रविवार था, तो हो सकता है कि वाकई में रविवार था या नहीं था। जैसे आप डायरेक्टली किसी डेट का वार ज्ञात करते हैं तो उससे हो सकता है रविवार आए या नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में लिखा हुआ है ना सवाल में कि यदि 5 जनवरी को रविवार था, तो आपको इसको रविवार मानते हुए इसके रेफरेंस में 25 फरवरी को क्या वार था ये ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि भाई जनवरी के महीने में कितने दिन बच गए, तो टोटल होते हैं कितने 31। चलो ये तरीका भी बता देता हूँ। अपने जो घर में दादाजी वगैरह होते हैं उनको आप पूछते हैं ना कि जनवरी में कितने दिन है, तो वैसे गिनते हैं। देखो जनवरी मतलब जो ऊपर आ रहा है ना वो 31 का और जो नीचे आएगा वो 30 का। लेकिन केवल फरवरी में ध्यान रखना है, अगर किसी एलीप या साधारण वर्ष की फरवरी है तो वो 28 दिन की होगी, और अगर किसी लीप वर्ष की फरवरी है तो वो 29 दिन की होगी।
लीप वर्ष का मतलब जिसमें 4 का भाग जाता है वो लीप वर्ष। तो 4 का भाग जाने वाला वर्ष है तो उसमें तो 29 की होगी फरवरी और बाकी 28 की होगी। तो जनवरी 31, फरवरी 30 या कितनी 28, ध्यान रखना 28 या 29 होगा, 30 मत कर देना। तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब ध्यान रखना जुलाई 31 है। अब अगस्त इधर से स्टार्ट करके इधर हो, चाहे आप चाहें तो अगस्त को इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जुलाई 31, फिर यहां से वापस स्टार्ट करते हैं अगस्त, ये भी कितना 31। तो ध्यान रखना 2 महीने लगातार ऐसे हैं जो 31 के होंगे, एक तो जुलाई और एक अगस्त। अगस्त 31, अगस्त के बाद में सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो जनवरी भी 31, एंड जो हो रहा है दिसंबर वो भी कितना 31, जुलाई भी 31 और उससे अगला अगस्त भी 31 और फरवरी कितने की तो 28 या 29। ठीक है। तो जनवरी में टोटल दिन होते हैं कितने 31, 31 में से 5 तो 5 तो गए, बचा कितना तो 31 माइनस 5 ये हो गया कितना बताओ 26 फरवरी। अब फरवरी के महीने के कितने दिन लेने हैं तो 25 फरवरी को पूछा है तो 25 के 25 पूरे लेने, तो ये 25 दिन हो गए। अब एक चीज समझिए कि आपने ब्याज में पढ़ा होगा, अगर गणित पढ़ी है तो आप जानते हैं कि बैंक में जिस दिन पैसा जमा कराते हैं उसका ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन जिस दिन निकालते हैं उसका ब्याज मिलता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि 5 जनवरी, इसका मतलब 5 को नहीं गिनना है, बाहर निकालना है, 5 का ब्याज नहीं मिलेगा। 5 जनवरी को अगर आपने पैसा जमा कराया है बैंक में तो साधारण ब्याज में अपन पढ़ते हैं ना कि भाई 5 जनवरी का ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन 25 फरवरी को पैसा वापस निकाला, इसका मतलब 25 फरवरी का पैसा मिलता है ब्याज का। ठीक, तो वही चीज है कि भाई जनवरी में टोटल 31 दिन थे, इसमें 5 तारीख का ब्याज नहीं मिलने वाला, मतलब इन 5 को तो बाहर निकाल दो, बाकी बचे हुए हैं उनको ही लेना है, उन्हीं का ब्याज मिलेगा। तो वही कंसेप्ट है भाई कि 31 में से 5 को तो हटा दो, शुरू वाले जो उसको घटा दो, 5 में 31 में से 5 घटाए तो 26 दिन तो भाई जनवरी के बचे। अब फरवरी के 25 लेने हैं क्योंकि फरवरी के 25 दिनों का ब्याज मिलेगा, इसलिए मैंने फरवरी के 25 दिन ले लिए हैं। अब भाई आप कहोगे कि आगे कैसे सोल्व करना है, तो मैंने बताया था ना कि शेष दिन से अपन सवाल सोल्व करने वाले। तो शेष दिन देखो क्या होते हैं, आप सब जानते हैं कि सप्ताह है बनने के बाद में जितने दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो शेष दिन होते हैं। तो अगर कोई महीना 31वां है तो उसमें 7 का भाग देने पर 7 चौके 28, बच गए कितने 29, 30 और 31, 3 बच गए। तो 31 के महीने में कितने होते हैं 3 शेष दिन होते हैं। अगर कोई महीना 30 का है तो उसमें 7 चौके 28, बच गए कितने 2, तो इसमें कितने शेष दिन होंगे 2 शेष दिन होंगे भाई। अगर मान लीजिए फरवरी है और 29 की है तो इसमें कितना शेष 1 शेष, और भाई अगर फरवरी है और 28 की है तो 0 शेष, क्योंकि 28 के पूरे पूरे 4 सप्ताह बन जाएंगे। ठीक है जी, अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कितना 26, 31 होता तो अपन सीधा 3 लिख देते, तो कोई दिक्कत नहीं। 26 है तो इसमें 26 में 7 दिए, 21 को तो छोड़ दो, बच गए कितने 5, तो आपको केवल 5 जो शेष बचे हुए हैं उनको लिखना है। 25 में 7 दिए, 21 को छोड़ दो, बच गए कितने 4 शेष दिन, जोड़ लो इनको 5 को और 4 को, कितने 9 शेष दिन। अब 9 दिन आ गए तो 9 में से 7 का फिर से सप्ताह बना दो, तो बच गए कितने 2 शेष। कुल मिला के आपको अगर 7 दिन से ज्यादा हो जाए ना तो फिर से सप्ताह बना देना है और जो शेष है वो रख लेना है। तो ध्यान रखना शेष दिनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है तो 6 हो सकती है। 7 हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि 7 होते ही फिर से सप्ताह बन जाएगा। तो अधिकतम जो शेष दिनों की संख्या है वो 0 से लेके 6 तक हो सकती है अधिकतम। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बच गए 2 शेष। अब आपको कहा गया कि भाई यहाँ वार क्या था रविवार, तो यहाँ वार क्या होगा, तो ध्यान रखना कि कोई डेट है उससे नेक्स्ट आने वाले समय की कोई डेट है उसका वार पूछा जाए तो शेष दिन को जोड़ देना है। अगर कोई डेट है और उससे पीछे कोई बैक डेट का वार पूछा जाए तो ध्यान रखना है शेष दिन को गट्ठा देना है।
पता चल गया भाई, आज कोई डेट है, उससे आगे कोई आने वाली डेट है, तब तो शेष दिन को जोड़ना है, और आज की डेट से कोई पीछे की डेट है तो शेष को घटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो शेष दिन जोड़ने पड़ेंगे या घटाने पड़ेंगे, तो जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जनवरी पहले आ गई, फरवरी बाद की डेट है, इस कारण से दो जोड़ देंगे, तो रविवार में दो जोड़ देना भी। अब आप इतना तो जानते हैं, एक जोड़ते हैं तो सोमवार, दो जोड़ते हैं तो मंगलवार, तो क्या वार आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई इसमें तो बहुत टाइम लग गया, तो भाई सवाल में थोड़ी लगा टाइम, टाइम तो कंसेप्ट को समझाने में लगा है। अब देखना सवाल कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक सवाल और लिखिए, यदि 5 अगस्त यदि 5 अगस्त 1977 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 1977 को क्या वार था। तो 77 यहाँ पे, 77 यहाँ पे मतलब जो वर्ष है वो तो सेम ही रहने वाला है, तो हमें केवल महीनों के हिसाब से इसको सोल्व करना है। लिख लेते हैं अगस्त। तो एग्जाम में भाई अगस्त मत लिखना, एग्जाम में बस दिमाग में ही रखना अगस्त को। और अगस्त में कितने, 31, 31 में से 5 गए तो कितने, 26, बस वो लिखना है, अगस्त में 26। सितंबर में 30, 30 में शेष कितने होते हैं भाई, सितंबर तो पूरा 30 का महीना है ना, तो 30 में शेष कितने बचेंगे, 7 के 28 का भाग चला जाएगा, और 28 का तो 4 सप्ताह बन जाएगा, और बचेंगे कितने, 2, तो केवल वो 2 लिखने हैं, ध्यान रखना। सितंबर में 2, अक्टूबर में होते हैं 31, तो कितने शेष, 3, नवंबर में 2 शेष, दिसंबर में कितने दिन लेने हैं, 31, तो 31 में शेष कितने होते हैं, 3। ऐसे सोल्व करना है एग्जाम में। और फिर और तरीका देखो, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 का फिर सप्ताह बन गया, तो इसको छोड़ देना है। यही तरीका होता है स्पीड से सवाल सोल्व करने का। मैं आपको स्पीड भी सिखाऊंगा और सवाल सोल्व करना भी सिखाऊंगा। तो 3 और 2 5 और 2 7, इनको छोड़ दो, बच गए कितने, 26 और 3 29, 26 और 3 29, 29 में से 28 को छोड़ दो भाई, 7 के 28, बच गया कितना, एक शेष। बस सवाल तो ऐसे ही सोल्व होते हैं। एक शेष, तो यहाँ पे क्या वार है, सोमवार, तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो सोमवार प्लस 1 हो जाएगा मंगलवार। बस हो गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं जिसमें वर्ष भी अलग अलग हो, तो कैसे सोल्व करना है। जैसे एक सवाल देखिए, यदि 10 जनवरी 1988 को बुधवार था, तो 15 मई 1991 को क्या वार था, ये लो जी। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के 2-3 तरीके, आप चाहें तो एक एक साल का डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले 1988 में है, वो कितने शेष बच गए उनको देख लो, फिर 1989 में, फिर 90 में, फिर 91 में, तो उससे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको क्या करना है, 88 से जस्ट एक साल बाद में, मतलब 89 में आना है। तो एक चीज और देख लीजिए कि अगर कोई वर्ष ऐसा है जिसमें 366 दिन आ रहे हैं, तो 366 वाले वर्ष में 7 का भाग देंगे ना 366 में, तो 52 बार भाग जाएगा, 364 आ जाएंगे। ठीक है भाई, 52 गुणा 7 होता है 364, तो 366 में 7 का भाग 52 बार जाएगा, और 364 आ गया, और शेष बच जाएंगे 2 दिन। कैसे, 366, 7 का भाग दिया 52 बार जाएगा, 364 और 2 बच जाएंगे शेष। भाग देके देख लेना चाहिए, यही आएगा। तो 366 में तो होता है 2 दिन, मुझे तो 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, 9 साल हुए सॉरी। 365 में कितने हो जाएंगे, एक शेष। ठीक है, तो 366 में तो 2 दिन शेष होते हैं, और 366 दिन में एक शेष होता है। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। कैसे, 10 जनवरी 1988 से आपको जंप मारना है और आना है 10 जनवरी 1989 को। एग्जाम में लिखना मत भाई 10 जनवरी 1989, सीधा इस मन में सोच लेना
कि 88 से 89 एक साल हो गया, तो एक साल में या तो 2 शेष बचेगा या 1 शेष बचेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ 88 है यहाँ 89 है? अब आप जानते हैं कि 88 है वो लीप वर्ष है, 89 है वो लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी कैलकुलेशन में फरवरी कौन से वर्ष की आ रही है, उसी से केवल प्रभाव पड़ेगा कि वो लीप वर्ष है या एलीप वर्ष है। क्योंकि केवल और केवल फरवरी में ही फर्क होता है, लीप में एलीप में बाकी सारे महीने तो सेम ही होते हैं। इस कारण से आपको फरवरी देखनी है कि भाई 10 जनवरी के बाद में 10 फरवरी भी आएगी, फिर 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, ऐसे करते करते 28 फरवरी भी आएगी और 29 फरवरी भी आएगी। किसकी? 1988 की। तो 1988 की फरवरी है वो कैलकुलेशन में आने के कारण से वो आएगी कितने की? 29 की। इस कारण से टोटल दिन हो जाएंगे 366 और दिन कितने शेष बचेंगे? 2 दिन। तो यहाँ पे बच जाएंगे 2 शेष दिन। अब भाई आप आए 10 जनवरी 1989 से 10 जनवरी 1990। 90 में 4 का भाग जाता नहीं, आप जानते ही। तो यहाँ पे 29 में जाता, 29 में जाता, तो कुछ भी नहीं सोचना है कि फरवरी किसकी आएगी, किसी की आई जाए, आएगी तो 28 की। इसलिए आपको डायरेक्ट एक शेष दिन लिख देना है, क्योंकि 365 दिन का एक साल होगा और एक शेष ही बचेगा। एक शेष बच जाएगा यहाँ पर। फिर आएगा 10 जनवरी 1991। तो यहाँ पे भी 10 जनवरी 1990 से 10 जनवरी 1991 तक कितना शेष बचेगा? एक शेष बचेगा। अब आपको चलना है 15 मई 1991। तो आप कहां तक पहुंच चुके हैं? 10 जनवरी 1991 तक। अब जनवरी में टोटल होते हैं कितने? 31। 31 में से 10 का हिसाब तो कर लिया, बच गए कितने? 21। 21 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है तो 0 शेष। फिर फरवरी, फरवरी कौन से की? 1991 की, इसलिए कितने दिन होंगे? 28। कितने शेष? 0 शेष। उसके बाद में मार्च कितने की? 30 की, कितने शेष? 3 शेष। फिर अप्रैल, अप्रैल कितने की? 30 की, कितने शेष? 2 शेष। फिर आपको लेना है मई, मई कितनी? 15 मई तक, ध्यान रखना। तो 15 में कितने शेष? तो 7 दूना 14 और कितना बच गया? 1 शेष। अब जो ये शेष है इन्हीं को जोड़ लेना है। तो 1 और 2 3 और 3 6 और 1 हो गए 7। इन 7 को तो छोड़ दो, क्योंकि 7 का फिर से एक सप्ताह बन जाएगा, और हो गए 2 और 1 3 शेष। तो ये 3 शेष हो गए, और इन 3 शेष को इसमें जोड़ दो बुधवार में, क्योंकि बाद की डेट का पूछा है ना, तो 3 जोड़ दो। तो बुधवार में 3 जोड़ेंगे तो बुधवार होता है तीसरे नंबर पे, सोमवार मंगलवार बुधवार, 3 और 3 हो जाएंगे 6। छठवें नंबर पे कौन? शनिवार। तो ये हो जाएगा शनिवार। ये आपका आंसर। ठीक है। अब एग्जाम में कैसे सोल्व करना है? एग्जाम में आपको 10 जनवरी 88 से 10 जनवरी 89, तो आप 89 ऐसे लिख लेंगे। 89, 89 तक पहुंच गए, तो एक साल पूरा हो गया। फरवरी किसकी आई? तो 10 जनवरी के बाद में फरवरी, 10 फरवरी है ना, तो फरवरी किसकी? 88। 88 में 4 का भाग जा रहा है, इसलिए फरवरी 29 वाली होगी, और जो वर्ष होगा वो 366 दिन वाला होगा। 366 दिन वाला वर्ष होने के कारण से 2 शेष। तो 89 तक आते आते 2 शेष हो गए। ये लो जी, 2 शेष लिखेंगे। और फिर 89 से 90 आएंगे तो भाई दोनों ये लीफ है तो 1 शेष। 90 से 91 आएंगे तो भी 1 शेष। फिर आप 91 तक आ चुके हैं। कहां तक? 10 जनवरी 91 तक आ चुके हैं। अब आपको लिखना है जनवरी में कितने बच गए। तो 10 जनवरी तो आएगी, 31 में से 10 गए तो बच्चे 21। 21 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है तो 0 शेष। ये लो। फिर फरवरी का लिखना है, फरवरी है 28 की, तो उसमें भी 0 शेष। फिर मार्च का, मार्च में होते हैं 31, 31 में 3 शेष। मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल में कितने? 2 शेष। उसके बाद में मई, मई कितनी? 15, 15 में से 14 को छोड़ दो, 2 सप्ताह बन जाएंगे भाई, और बच जाएगा कितना? 1 शेष। वो 1 लिख लिया। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 को फिर से छोड़ दो, बच गए कितने? 2 और 1 3, 3 इसमें जोड़ेंगे तो बुधवार और 3 शनिवार। बस इतना ही काम करना होता है एग्जाम में। ठीक, बाकी टिक लगाओ, आगे बढ़ो। देखिए, और बैक डेट का बार पूछ लिया जाए
जैसे सवाल पूछ लिया जाए कि भाई आज अगर कोई भी डेट देके या फिर आज अगर रविवार है तो 50 दिन पहले क्या वार था। ठीक है, तो 50 दिन पहले का पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है। 50 में 7 का भाग कितनी बार, 7 7 49, शेष कितना, 1। तो 50 में आपको ये देखना है कि शेष दिन कितना है, 1 है। अगर पीछे की डेट का वार पूछा गया है इसका मतलब आपको एक गट्ठा देना है। तो भाई रविवार में से एक गट्ठाएंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेट दे दे, जैसे कोई भी डेट दी जाए कि भाई 15 अगस्त 1952 को बुधवार था, तो 26 जनवरी 1952 को क्या वार था। अब आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1952 को कोई एग्जैक्ट वार था, लेकिन आपको इसके रेफरेंस में ज्ञात करना है। इसलिए पहले आप ये देखिए कि पहले डेट कौन सी आती है, 26 जनवरी आती है। तो सवाल को तो आपको सेम ही तरीके से सोल्व करना है। आपको जनवरी से अगस्त ही चलना है। ध्यान रखना, अगस्त से जनवरी की तरफ पीछे चलेंगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। इसलिए आपको जनवरी से पहले अगस्त की ओर चल लो। तो जनवरी, तो शुरुआत जनवरी से करनी है। जनवरी में टोटल होते हैं 31। 31 में से 26 को तो निकाल दो, तो 31 माइनस 26 कितने बच गए बताइए, 5। तो जनवरी में केवल 5 दिन होंगे। उसके बाद में फरवरी, फरवरी कौन सी है, 1952 की है, ध्यान रखना। तो इस बार 1952 में, तो 52 में 4 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है, 13 चौके 52 होता है। तो फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी, और कितना शेष, 1 शेष। उसके बाद में मार्च, मार्च में कितने, 31। 31 में कितना, 3 शेष। उसके बाद में अप्रैल, अप्रैल में कितना, 30। 30 में कितना शेष, 2। अप्रैल के बाद में मई, मई में कितना, 31। 31 में कितना शेष, 3। उसके बाद में जून, जून में कितना, 30। 30 में कितना शेष, 2 शेष। उसके बाद में जुलाई, जुलाई में 31। 31 में कितना शेष, 3। उसके बाद में अगस्त, अगस्त के कितने लेने हैं, 15। ध्यान रखना, जनवरी इधर थी, अगस्त उस तरफ था। जनवरी में 26 को नहीं लिया, इसका मतलब अगस्त में 15 को लेना है। तो अगस्त में 15 दिन लेने हैं। तो भाई अगस्त में 15 में शेष कितने, 1 शेष। ठीक, अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 को छोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो 5 और 1 6, 6 बच गए ना। तो इस बार आपको क्या करना है कि 15 अगस्त वाली डेट है वो बाद में है और 26 जनवरी वाली पहले है। तो इस बार पहले की डेट का वार ज्ञात करना है। तो ये जो 6 शेष बच गए हैं वो बताइए क्या करेंगे, गट्ठा देंगे। तो बुधवार माइनस 6, बुधवार में से 6 गट्ठा लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। ये लो जी, हो गया। तो आपको कोई भी डेट देखे, उसके आगे का वार पूछे या उसके पीछे का वार पूछे, आप शेष दिन की मदद से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और बता देता हूँ भाई, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं ना। तो देखना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, शेष दिन होंगे वो ऐसे ही होंगे, 0 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शेष दिन होंगे 1 से लेके 6 तक जैसे हैं। अब गठाने वाले में जैसे आपको यहाँ पे 6 गठाना था, ठीक है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि 6 गठाओ या फिर 1 जोड़ो। भाई 6 का उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो आपने पासा एक टॉपिक पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा होगा, घन घनाभ और पासा। पासा अगर पढ़ा है तो उसमें एक मानक पासा भी पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड डाइस। और मानक पासा पढ़ा है तो उसमें आपको ये भी पता है कि मानक पासे में 1 के विपरीत क्या होता है, 6 होता है। आमने सामने की फलकों का जोड़ क्या होता है, 7 होता है।
जैसे यहाँ 1 है तो इसके विपरीत क्या लिखा होता है, मानक पासे में 6 होता है, 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है। वो ही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। 6 गठाना है ना, तो 6 का विपरीत क्या होता है, 1 होता है, तो आप 1 जोड़ दो। मैंने वही किया था, 6 गठाया नहीं था मैंने, बुधवार में मन मन में 1 जोड़ लिया, 1 जोड़ लिया तो बुधवार, और 1 कितना हो गया, गुरुवार, और आपको आंसर बता दिया कि गुरुवार। तो आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो कितना जल्दी 6 गठा देते हैं। भाई गठाया नहीं था मैंने, मैंने मन में 1 जोड़ लिया था, क्योंकि 6 का विपरीत होता है 1। तो आप भी एग्जाम में ऐसा ही करना, 6 गठाना पड़ जाए तो गठाओगे तो हो सकता है आपको 8 या 10 सेकंड लग जाए, इसकी बजाय बुधवार में मन मन में 1 जोड़ोगे तो बुधवार और 1 गुरुवार, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही 5 सेकंड एक सवाल से, 10 सेकंड दूसरे सवाल से, कहीं से 10 सेकंड, 15 सेकंड, ऐसे कर करा के, और टोटल में 5 या 6 मिनट का फर्क पड़ सकता है। तो तैयारी कीजिए, इसे आगे का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।